हाँ जी। राधे राधे। मेरी आवाज आ रही है आप तक? एक बार क्लियर कर दो। कल क्यों नहीं हुई थी? कल क्या था कि वहाँ मैंने ऑफिस से क्लास का शेड्यूल नहीं डाला था। और जब शेड्यूल नहीं डाला तो मेरे यहाँ से स्टूडियो से क्लास ओपन होती ही नहीं है। तो शेड्यूल वहाँ सर के द्वारा डाला जाता है, तो वो किसी ने डाला नहीं होगा। फिर मैंने मैसेज भी किया था और मैंने तो वेट भी किया शाम तक, फिर नहीं डाला, तो इस कारण फिर मैं तो वेट करके निकल गया। इसलिए नहीं हुई। आवाज आ रही है क्या? पहले आवाज की क्लियर बता दो जिससे कि। लाइट। लाइट तो है, क्यों दिखाई नहीं दे रहा है क्या? प्रिया मीणा ने कहा। अंधेरा दिख रहा है। लाइट तो जल रही है, अब आपको अंधेरा क्यों दिख रहा है? आप शायद अपना ब्राइटनेस बढ़ाइए मोबाइल का। और को बाकी को सही दिख रहा है? प्रिया मीणा कह रही है अंधेरा दिख रहा है, बाकी बताओ सही दिख रहा है क्या? यस या नो? चलो ठीक है। अपना नया टॉपिक है जालोर का सोनगरा चौहान वंश। आज की हेडिंग डालो जालोर का सोनगरा चौहान वंश। हेडिंग डाल लो जालोर का सोनगरा चौहान वंश। हाँ जी। देखो, अपने लिए दो शब्द हैं और दो शब्द हैं, तो उसमें पहला है जालोर। सबसे पहले हम जालोर शब्द को समझेंगे और उसके बाद में हम बात करेंगे सोनगरा चौहान की, क्योंकि चौहान तो कई जगह हुए। अब यहाँ के शासकों को सोनगरा क्यों कहा गया उसकी बात करेंगे। तो जालोर की बात करें तो यह क्षेत्र प्रारंभ में ऋषि जाबाली की तपोभूमि होने के कारण जाबालीपुर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तथा बाद में नाम बदलकर जालोर कर दिया। तो याद रखना कि यह क्षेत्र प्रारंभ में ऋषि जाबाली की तपोभूमि थी। और जाबाली की तपोभूमि होने के कारण इसको क्या कहा गया था? जाबालीपुर कहा गया था। अब जाबालीपुर कहा गया, लेकिन बाद में जाबालीपुर का नाम बदला गया और जाबालीपुर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? जालोर कर दिया गया। दूसरा संबंध देखें। यह भूभाग
जाल वृक्ष की सीमा वाला था। क्षेत्र था, इसीलिए इसीलिए जालोर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो याद रखना कि यह भूभाग प्रारंभ में जाल वृक्ष की सीमा वाला प्रदेश था, और जाल वृक्ष की सीमा वाला क्षेत्र होने के कारण ही इसको क्या नाम दिया गया, जालोर नाम दिया गया। तीसरी बात करें, जालोर का संबंध दूसरे चीनी यात्री हेनसांग से भी माना जाता है। हेनसांग से भी माना जाता है, जिसने भीनमाल की यात्रा की, और जब भीनमाल की यात्रा की तो इसने भीनमाल को अपने ग्रंथ सीयूकी में पिलोमोलो कहा था। अपने ग्रंथ सीयूकी में क्या कहा था, पिलोमोलो कहा था। तो ये तो हो गया आपका जालोर का संबंध, कि एक तो ऋषि जाबाली की तपोभूमि होने के कारण इसको जाबालीपुर और फिर जालोर कहा गया। एक जाल वृक्ष की सीमा वाले भूभाग को प्राचीन काल में जालोर के नाम से जाना जाता था, और एक जालोर का संबंध दूसरे चीनी यात्री हिंसांग से माना जाता है, जिसने जालोर में भीनमाल की क्या की थी, यात्रा की थी। दूसरा देखें तो दूसरा शब्द आ गया सोनगरा। सोनगरा चौहान। अब देखो यहां पर बात करें तो राजस्थान में, हाँ जी राधे राधे ललिता, यहाँ पर राजस्थान में चौहान वंश कई स्थानों पर हुए, जैसे शाकंभरी में भी हुए, रणथंभौर में भी हुए, कोटा बूंदी में भी हुए, सिरोही में भी हुए। तो यहाँ पर अपन बात करें तो ये जालोर का जो चौहान वंश था वो सोनगरा क्यों कहलाया, और इनका सोनगरा कहने का मतलब है कि इतिहासकारों ने बताया, इतिहासकारों के अनुसार जालोर का किला, जालोर का किला स्वर्णगिरी पहाड़ी पर बना होने के कारण, स्वर्णगिरी पहाड़ी पर बना होने के कारण यहाँ के शासक सोनगरा कहलाए। तो याद रखना कि इतिहासकारों ने बताया कि श्रवण चौधरी राम राम जी, कि ये जालोर का किला वो स्वर्णगिरी पहाड़ी पर बना हुआ है, और स्वर्णगिरी पहाड़ी पर बना होने के कारण ही यहाँ के शासकों को क्या कहा गया था, सोनगरा कहा गया था। तो इस प्रकार से जालोर का संबंध आ गया और सोनगरा चौहान का संबंध आ गया। फिर अपन बात करें जालोर के सोनगरा चौहानों की चौहान शासकों की कुल देवी, यहाँ पर आपको सोनगरा चौहान शासकों की कुलदेवी यदि पूछा जाए तो इनकी कुलदेवी कौन थी, आशापुरा माता।
तो याद रखना कि सोनग्रा चौहान शासकों की कुलदेवी कौन थी? आशापुरा माता। आप कमेंट बॉक्स में ये बताओ कि आशापुरा माता के भारत में कुल कितने मंदिर हैं? आशापुरा माता के भारत में कुल कितने मंदिर हैं और कहां कहां हैं? जल्दी कमेंट करके बताओ। आशापुरा माता के भारत में कुल कितने मंदिर है और कहां कहां हैं? आर्ट एंड कल्चर पढ़ लिया क्या? पूरी हो गई आपकी आर्ट एंड कल्चर? हो गए? क्या चक्कर है? टोटल बताओ पहले। ललिता ने कहा 3, नेहा पूनिया, टोटल बताओ पहले। नॉट कंफर्म्ड। तो याद रखना आशापुरा माता के मंदिर हैं। एक तो है मुंदड़ा में। मुंदड़ा कहाँ है? जालोर में। दूसरा है नाडोल में। नाडोल कहाँ पर है? पाली में। फिर तीसरा है भड़ोच में। भड़ोच कहाँ है? गुजरात में। चौथा है पोखरण में। पोखरण कहाँ है? जैसलमेर में। तो इस प्रकार से आशापुरा माता के 4 मंदिर बने हुए हैं, जिसमें एक का नाम है मुंदड़ा जालोर में, एक है नाडोल पाली में, एक है बड़ोच। ये बड़ोच और भरगू कच्छ तो मैंने शायद आपको अजमेर के चौहान वंश में बताया भी था कि अजमेर के चौहान वंश का एक राजा हुआ था जिसने गुजरात पर विजय करने के बाद वहां पर इस मंदिर का निर्माण करवाया था। और फिर कमेंट में आप बताओगे कि अजमेर का वह शासक कौन सा था जिसने भरगू कच्छ या भड़ोच में इस आशापुरा माता के मंदिर का निर्माण करवाया? जल्दी बताओ। खूब दिन हो गए आपको पढ़ते हुए, देखिए आपका नॉलेज भी चेक कर ले। जालोर रियासत के। अरे कमेंट नहीं आया अभी तक? दो प्रशासनिक केंद्र थे। तो इस समय जालोर रियासत के, हाँ जी, एक का आया है ललिता, एकदम करेक्ट है। यह है कि बड़ोच गुजरात में आशापुरा माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? और ललिता ने जवाब दिया है, वो एकदम करेक्ट है। मैं नाम तो बाद में बताऊंगा कि इन्होंने क्या, शासक का नाम क्या बताया, बाकी और जवाब दो। तो जालोर में, जालोर रियासत के 2 प्रशासनिक केंद्र थे। और 2 प्रशासनिक केंद्रों की बात करें तो एक तो था जालोर और दूसरा इसका केंद्र था सिवाना, जो वर्तमान में तो बाड़मेर में है। यहाँ पर जालोर और सिवाना की यदि बात की जाए तो, हाँ जी, करेक्ट है। क्वेश्चन ही भूल गया, क्या पूछा था बेटा? मैंने ये पूछा था कि गुजरात में आशापुरा माता के मंदिर का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया था? बातों को घुमाओ मत। या तो यस या नो। देखो ललिता ने सही जवाब दिया है और उन्होंने ये भी कहा है कि किसको पराजित किया था। जालोर का शासक था यहाँ का शासक कानड़देव चौहान। अंतिम शासक कौन था? कानड़देव चौहान। और उसका पुत्र था वीरमदेव। के आगे मैं बताऊंगा। और सिवाना फिर प्रशासनिक केंद्र बना इसके में
कानड़देव चौहान के काल में, तो यहाँ का शासक हो गया इसका भतीजा शीतल देव, और इसका पुत्र था सोमेश्वर। लेकिन उससे पहले कानड़देव चौहान से पहले यदि बात करें मोदी जी बड़े कहीं खडूला खाबा गए जो। हाँ जी, विग्रहराज सेकंड ने करवाया था, एकदम करेक्ट है। अब बात करते हैं कीर्तिपाल। पहला शासक कौन था? कीर्तिपाल। मूलराज फर्स्ट को हराकर विग्रहराज सेकंड ने यहाँ पर आशापुरा माता के मंदिर का निर्माण करवाया था। शाबाश, मतलब पढ़ते तो हो आप लोग। देखो कीर्तिपाल की बात करें तो इसने 1181 ईस्वी में 1181 ईस्वी में जालोर के सोनग्रा चौहान वंश की नींव रखी थी। जालोर के सोनग्रा चौहान वंश की नींव रखी थी। इसी कारण सोनग्रा चौहान वंश का संस्थापक माना जाता है। तो याद रखना 1181 ईस्वी में जालोर के सोनग्रा चौहान वंश की नींव कीर्तिपाल ने रखी, और कीर्तिपाल ने जब रखी तो इसे जालोर के सोनग्रा चौहान वंश का संस्थापक माना जाता है। लेकिन एक स्टार लगा के याद रखना कि मुहणोत नैन्सी ने अपनी ख्यात में इसकी ख्यात थी नैन्सी ख्यात, अपनी ख्यात में इसे कितु एक महान राजा कहा, कितु एक महान राजा कहा। तो याद रखना कि मुणोत नैन्सी ने अपनी ख्यात में कीर्तिपाल को क्या कहा था? कितु एक महान राजा कहा था। और कितु एक महान राजा का मतलब क्या है कि इन्होंने क्या किया था कि इसको समकालीन शासकों में सबसे शक्तिशाली शासक बताया था। तो याद रखना कि कीर्तिपाल अपने समकालीन शासकों में सबसे शक्तिशाली शासक था। अब कीर्तिपाल की बाद अपन बात करेंगे कानड़देव चौहान की, लेकिन उसके पहले कुछ शासक और हुए, उनकी भी बात कर लेते हैं कि शासक कौन कौन से हुए। तो यहाँ पर जालोर में जो शासक हुए उनमें एक तो था समर सिंह, दूसरा था उदयराज, फिर तीसरा था तानचिंग देव, फिर था सामंत सिंह। इस प्रकार से कानड़देव और कीर्तिपाल के मध्य ये चार शासक हुए। समर सिंह हुआ, उदयराज हुआ, तानचिंग देव हुआ और सामंत सिंह हुआ। समर सिंह की बात करें तो 1182 ईस्वी में शासक बना, 1205 ईस्वी तक ये शासक रहता है। उदयराज की बात करें तो 1205 ईस्वी में शासक बना, 1257 ईस्वी तक रहता है। तानचिंग देव की बात करें तो 1257 ईस्वी में शासक बना, 1282 ईस्वी तक रहता है। ये 1282 ईस्वी में शासक बना और 1296 ईस्वी तक रहता है। यहाँ पर आपके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ये 96 वाली तिथि में, कई गाइड में यहाँ पर 96 की जगह 1305 दे रखा है।
कितना दे रखा है? 1305। फिर आप कहोगे सर हमें तो फलाने सर ने ये पढ़ाया था। मैं पहले ही कह देता हूँ 1296 और 1305 में वो है आपके कंट्रोवर्सी। और ये कंट्रोवर्सी इसलिए समाप्त होती है कि एक दिल्ली का वो था सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, AK 47। ये अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है कि सिकंदर ये सानी की उपाधि धारण करने के बाद अपना पहला सैनिक अभियान 1299 ईस्वी में प्रारंभ करता है। और जब आप सेंटर का इतिहास पढ़ोगे, दिल्ली का इतिहास पढ़ोगे, तो 1299 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने 2 सेनापतियों को भेजा था। और अपने 2 सेनापतियों को कहां के लिए भेजा था? गुजरात अभियान के लिए भेजा था। उस समय गुजरात का शासक कौन था? करण बघेला था। और जब उन्होंने भेजा तो गुजरात से यदि दिल्ली से गुजरात का सीधा मार्ग लेंगे तो वह राजस्थान से होकर जाएगा। और राजस्थान में उस समय 3 महत्वपूर्ण रियासत थी, एक जालोर थी, एक मेवाड़ थी और एक रणथंभौर थी। यानी यदि देखा जाए राजस्थान का इस प्रकार से नक्शा, ये इस प्रकार से, तो यहाँ पर जालोर हो गई, ये पूरी मेवाड़ रियासत हो गई, ये रणथंभौर, यानी ये पूरा एरिया कवर हो रखा था। और यहीं से इसको गुजरना था, या तो इधर से गुजरे या इधर से गुजरे या इधर से। तो तीनों रियासतें बीच में आ रही थी। और जब तीनों रियासतें बीच में आ रही थी तो यहां पर क्या किया कि उलुग खान ने क्या किया कि इन तीनों रियासतों से मार्ग मांगा, नुसरत खान उलुग खान ने। और तीनों रियासतों से मार्ग मांगा तो क्या हुआ कि तीनों रियासतों ने पहले मार्ग देने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ का शासक कानड़देव चौहान, यहाँ का शासक समर सिंह और यहाँ का शासक हमीरदेव चौहान था। और जब तीनों रियासतों ने किया तो इसका मतलब उसने जालोर के शासक कानड़देव चौहान से क्या मांगा था? मार्ग मांगा था, और उसने देने से मना कर दिया। अब नहीं अटकेगी बेटा, अब सही आएगी। तो इस प्रकार से 3 शासक हुए। अब 3 शासकों की बात करें तो समर सिंह, उदयराज, चांचिंग देव और सामंत सिंह। यहां पर बात की जाए तो अगला शासक आएगा अपना, वो आएगा कानड़देव चौहान। और आपके सिलेबस में यही दे रखा है कानड़देव चौहान ही, कानड़देव चौहान। 1296 से 1311 ईस्वी। देखो कानड़देव चौहान की बात करें तो ये जालोर का सबसे शक्तिशाली शासक था। क्या था? सबसे शक्तिशाली शासक। एक तो क्या हुआ कि यह जालोर का सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है। अब शक्तिशाली शासक माना जाता है तो हम यहां पर बात करेंगे जानकारी के स्रोत। कि ऐसे कौन कौन से स्रोत थे जिनसे कानड़देव चौहान की जानकारी हमें मिलती है। शाबाश। चौहान लिखा है, चौहान वंश में एक ही शासक का वर्णन आता है पूरा। जैसे रणथंभौर के चौहान वंश में हमीरदेव चौहान का ही वर्णन मिलता है, वैसे ही जालोर के चौहान वंश में कानड़देव चौहान का वर्णन मिलता है। में नहीं लिखा हुआ, लेकिन जो ये मार्कर पकड़े बैठे हैं उनको तो पता है ना कि जालोर के चौहान वंश में कौन सा शासक आता है। बेटा मेरे पास सही है, नेटवर्क एक बार चेक कर लो, बैटरी भी एकदम करेक्ट है। पता नहीं क्यों नेटवर्क में कई बार प्रॉब्लम हो सकती है।
तो कई बार क्या होता है कि नेटवर्क में प्रॉब्लम हो जाती है, और नेटवर्क में प्रॉब्लम होने के कारण आवाज कटने लग जाती है, तो थोड़ा सा वेट कर लिया करो कि जैसे ही क्लियर होगा नेटवर्क, आवाज क्लियर आएगी। अब सही आ रही है? एक बार बता दो कि आवाज सही आ रही है। ठीक है, तो यहां पर हम बात करेंगे जानकारी के स्रोत, कि ऐसे कौन कौन से स्रोत है जिनसे कानड़देव चौहान की जानकारी मिलती है। पहला स्रोत है कानड़देव प्रबंध। कानड़देव प्रबंध, देखो यहां पर कानड़देव प्रबंध की बात करें तो ये ग्रंथ लिखा था किसने? पद्मनाभ ने। तो याद रखना कि कानड़देव प्रबंध जो ग्रंथ था वो किसके द्वारा लिखा गया था? पद्मनाभ के द्वारा लिखा गया था। दूसरा ग्रंथ है वीरमदेव सोनगरारी वात। ये ग्रंथ भी किसने लिखा था? पद्मनाभ ने। तो दूसरा ग्रंथ हो गया वीरमदेव सोनगरारी वात, ये भी पद्मनाभ ने लिखा। तीसरा ग्रंथ है तारीख फरिश्ता। तारीख ए फरिश्ता किसने लिखा? फरिश्ता ने लिखा। फिर चौथा ग्रंथ है नैनसीरी ख्यात। नैनसीरी ख्यात, ये ग्रंथ किसने लिखा? मुहणोत नैन्सी ने। फिर पांचवा ग्रंथ है खजाइन उल फुतुह। खजाइन उल फुतुह, ये ग्रंथ किसने लिखा? अमीर खुसरो ने। तो इस प्रकार से पांच ग्रंथ लिखे। पूर्ण फरिश्ता, एक ऐसे कहते कि दिल्ली सल्तनत के दरबार में रहने वाला इतिहासकार था। फरिश्ता ही इतिहासकार का नाम है। तो ये पांच ग्रंथ हो गए। कानड़देव प्रबंध पद्मनाभ ने लिखा, वीरमदेवरी सोनगरारी वात पद्मनाभ ने लिखी, तारीख फरिश्ता, फरिश्ता इतिहासकार था जो दिल्ली सल्तनत के दरबार में रहता था। नैनसीरी ख्यात मुनोत नैन्सी ने लिखी, खजाइन उल फुतुह अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई थी। तो इन पांच ग्रंथों से हमें क्या मिलता है? कानड़देव चौहान की जानकारी मिलती है। फिर कानड़देव चौहान की बात करें तो इसके समकालीन दिल्ली का, इसके समकालीन दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। और अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो ये 1296 से 1316 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत का क्या रहता है? शासक रहता है। तो इसके समकालीन एन उल मुल्क मुल्तानी, ये तो आक्रमणकारी आएगा बेटा, अभी रुक जा। 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने अपना पहला आक्रमणकारी दल भेजा था, वो इमाइन उल मुल्तानी के नेतृत्व में भेजा था। 2 सेकंड रुको, अभी पता चल जाएगा। तो अलाउद्दीन खिलजी था, और अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के कारण तो ऐसे कौन कौन से कारण थे जिनकी वजह से अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर आक्रमण किया? पहला आक्रमण, अलाउद्दीन खिलजी साम्राज्यवादी शासक था। साम्राज्यवादी शासक था। तो एक तो ये याद रखना कि अलाउद्दीन खिलजी एक साम्राज्यवादी शासक था, और उसने 1296 ईस्वी में सुल्तान बनने के बाद एक उपाधि धारण की थी, और वह उपाधि किसकी थी? सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण थी। यानी यह सिकंदर की भांति विश्व विजेता बनना चाह रहा था।
तो इसी कारण वह अखंड भारत पर शासन करना चाह रहा था कि जब अखंड भारत पर शासन होगा तो मैं विश्व के अन्य प्रदेशों को जीत पाऊंगा। तो एक तो हो गया साम्राज्यवादी शासक। दूसरा कारण 1299 ईस्वी में गुजरात अभियान के लिए मार्ग नहीं दिया। तो 1299 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी का मुछल्ला मालदेव, अभी बताते। वो तो सर इसके बेटे ने, नहीं उसमें ये है कि इसके बेटे ने नहीं बोला, कि ये मिलता है कि उसने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी। और सिकंदर ए सानी का मतलब होता है विश्व विजेता बनना। और मुछल्ला मालदेव कान्हड़देव चौहान का छोटा भाई था, जिसको मुछल्ला मालदेव, और एक और नाम है उसका। मालदेव सोनगरा या मुछल्ला मालदेव कहा जाता है, जिसको चित्तौड़ का शासन खिजर खान ने सौंपा था। वो कन्नड़ देव का भाई था, जिसको मुछल्ला मालदेव कहते हैं। हाँ जी। तो 1299 ईस्वी में गुजरात अभियान के लिए मार्ग नहीं दिया। तीसरा, जालोर के किले का सामरिक महत्व है। तो ये तीन ऐसे कारण थे जिनकी वजह से क्या हुआ कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिक अभियान भेजे थे। अब देखो, हम अलाउद्दीन खिलजी के सैनिक अभियानों की बात करेंगे कि खिलजी ने कौन कौन से सैनिक अभियान भेजे। अलाउद्दीन खिलजी के सैनिक अभियान, देखो यहां पर अलाउद्दीन खिलजी के सैनिक अभियानों की बात करें तो इसने पहला अभियान भेजा। पहला अभियान 1305। अब पहला अभियान जब 1305 ईस्वी में भेजा तो इसका सेनापति भेजा था, हाँ जी करनी थी। आपको बारात में नहीं बुलाया आप नेहा जी। अभी मैं बताता हूं किसके साथ करनी थी। पहला अभियान था इमायन उल मुल्क मुल्तानी। अब देखो, इमानुल मुल्क मुल्तानी यह अलाउद्दीन खिलजी का पहला सैनिक अभियान का सेनापति था। और पहला सैनिक अभियान का सेनापति था। तो जब यह 1305 ईस्वी में जालोर सेना लेकर आया तो ये बेचारा बहुत ही भोला भाला और सीधा साधा था, मेरी तरह। और जब मेरी तरह बहुत सीधा साधा था तो ये लड़ाई झगड़ों में विश्वास भी नहीं करता था। और जब लड़ाई झगड़ों में विश्वास नहीं करता था तो सेना लेकर जालोर तो आ गया, लेकिन उसने कान्हड़देव चौहान पर आक्रमण नहीं किया। और जब आक्रमण नहीं किया तो उसने कान्हड़देव चौहान के पास एक संदेश भेजा कि लड़ाई झगड़े में क्या रखा है, क्यों न मैं आपकी संधि करवा दूं, किसके साथ, अलाउद्दीन खिलजी के साथ। कान्हड़देव चौहान ने सोचा ये बहुत अच्छी बात है कि दिल्ली के साथ मित्रता होना, यानी अपने पावर में कुछ इंक्रीमेंट ही होगा, अपनी सैन्य शक्ति भी बढ़ेगी, लोगों में प्रभाव भी बढ़ेगा। और कान्हड़देव चौहान इनकी बातों के कारण अलाउद्दीन खिलजी के साथ संधि के लिए तैयार हो गया। लेकिन उसने कहा कि संधि करने के लिए आपको मेरे साथ दिल्ली चलना पड़ेगा।
तो उसने कहा कोई बात नहीं, संधि के लिए दिल्ली जाना ही है, हम चले जाएंगे। तो मुल्तानी के साथ क्या हुआ कि कानरदेव चौहान प्लस इसका बेटा था वीरमदेव, ये दोनों संधि के लिए क्या कहां गए थे, दिल्ली गए थे। अब कानरदेव चौहान और वीरमदेव जब संधि के लिए दिल्ली गए तो वहां पर जाते ही उन्होंने क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी के साथ संधि कर ली। और अलाउद्दीन खिलजी के साथ संधि की तो देखो मित्रता तो दोनों में हो ही गई है। अपने यहाँ पर एक ट्रेंड हो रहा है, जब भी अपने घर पर कोई मेहमान आता तो अपने ये बोलते हैं कि जब आए हो तो एक दो तीन हमारे घर रुको और हमें भी मेहमान नवाजी का मौका दो। अलाउद्दीन खिलजी ने कानरदेव चौहान को कहा कि राजपूताना से आप इतनी दूर दिल्ली आए हो तो कुछ समय के लिए हमारे दिल्ली में रुको, हमारे लोगों का भी आओ भगत देखो कि हम मेहमान की कैसे मेहमान नवाजी करते। और दूसरी चीज कि आपको दिल्ली के दरबार में रहकर कुछ नया सीखने को भी मिलेगा कि दिल्ली का दरबार कैसे संचालित होता है। कानरदेव चौहान ने कहा कोई बात नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है कि दिल्ली में रहकर हमें कुछ सीखने को मिलेगा। तो कानरदेव चौहान और वीरमदेव वहां रुक जाते हैं। अब कई दिनों तक जब कानरदेव चौहान और वीरमदेव वहां पर रहे अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में, तो रोज ये दरबार में दरबार का संचालन देखने जाते थे। और वहीं पर अलाउद्दीन खिलजी की एक बेटी थी और उसकी पुत्री का नाम था फिरोजा। फिरोजा ने जब दरबार में वीरमदेव को देखा तो उसकी सुंदरता को देखकर यह है मंत्रमुग्ध हो गई। ऐसे कहते हैं कि वीरमदेव उस समय 6.5 फुट लंबा बहुत ही सुंदर नौजवान राजकुमार था और राजस्थान के सुंदर युवराजों में जिसकी गिनती होती थी वो वीरमदेव की थी। अब अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा ने वीरमदेव को देखा तो वीरमदेव को देखने के बाद इसने क्या किया कि वीरमदेव से शादी करने का विचार बना लिया। अब उसने विचार तो बना लिया लेकिन कानरदेव चौहान और वीरमदेव तो वापस कहां आ गए थे, जालोर। देखो कहानियां अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार से, कहानी को कोई भी रूप दे दो, बस इतना ही है कि मैं अलग रूप में बता रहा हूं, कोई दूसरा टीचर उसको दूसरे रूप में बता देगा, लेकिन इतना जरूर याद रहेगा हर चीज में एक चीज कॉमन फैक्टर है कि इस समय फिरोजा और वीरमदेव के मध्य प्रेम प्रसंग चला था। अब ये दोनों जब जालोर में आ गए तो उधर फिरोजा का पता चला उसके पिता अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी को चला तो उसने कहा कि पहले ही अलाउद्दीन खिलजी की एक रानी थी जिसका नाम था मराठा रानी चिमना बेगम, जो मतलब मंगोल नेता मोहम्मद शाह के साथ भाग गई थी। उसने सोचा कि उसने नाम रोशन कर दिया, अब ये बेटी है ये नाम रोशन करने में लगी हुई है। उसने इसको समझाया लेकिन फिरोजा ने कहा कि शादी करनी है तो किसके साथ करनी है, वीरमदेव के साथ। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कोई बात नहीं, कानरदेव तो अपना मित्र है, मैं सगाई का नारियल भेज देता हूं। अब फिरोजा की सगाई का नारियल जब जालोर गया कानरदेव के दरबार में तो कानरदेव को भी ये एक बार तो अचंबा सा लगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी पुत्री की सगाई का नारियल यहां क्यों भेजा है। हाँ जी, जिसने रणथंबोर में शरण ली थी वही मोहम्मद शाह है और उसी के साथ अलाउद्दीन खिलजी की बेगम थी चिमना बेगम, वो भाग कर गई थी। और उसी चिमना बेगम ने और मोहम्मद शाह ने कहा था कि मैं वसूलों से बगावत कर नहीं सकता, मैं तोहने मोहब्बत कर नहीं सकता, मैं वसूलों से बगावत कर नहीं सकता, मैं तोहिने मोहब्बत कर नहीं सकता, ये नजराना पेश ना करो साहिब, मैं चिमना को छोड़कर किसी और पर मर नहीं सकता। वही मोहम्मद शाह है जिसने ये बहुत अच्छी लाइनें कही थी कि मुझे चाहिए तो चिमना ही चाहिए और कोई नहीं चाहिए। अब उधर वीरमदेव को जब इस बात का पता चला कि उसके लिए सगाई का नारियल आया है, वो भी फिरोजा के सगाई का नारियल, लेकिन वीरमदेव ने कहा कि मैं एक इस्लामिक संस्कृति की राजकुमारी के साथ विवाह नहीं करना चाहता। यानी देखा जाए तो वीरमदेव ने सरासर फिरोजा के प्रपोजल को ठुकरा दिया था। ये दो ही हैं इस इतिहास में, या तो सुरपंखा थी जिसके प्रपोजल को किसी ने ठुकराया था, या फिरोजा है। तब भी तो ऐसे कहते हैं कि दूसरी परंपरा शुरू हो गई है फिर। तो जैसे वीरमदेव ने ठुकराया, ये अलाउद्दीन खिलजी को अच्छा नहीं लगा और फिरोजा ने भी अलाउद्दीन खिलजी को कहा कि मुझे वीरमदेव चाहिए, जिंदा या मुर्दा। अब
किसी बेटी ने अपने पिता से कुछ मांगा है और वो उसको ना दे, अच्छा नहीं लगे। और यही कारण है कि कानरदेव को सबक सिखाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने दूसरा सैनिक अभियान भेजा। दूसरा अभियान। देखो दूसरा अभियान देखें तो 1308 ईस्वी में गया। कब गया था? 1308 ईस्वी में। जब 1308 ईस्वी में दिख गया तो इस समय इसका सेनापति था कमालुद्दीन कुरुग। तो याद रखना कि दूसरे अभियान के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेनापति को भेजा था और उसके सेनापति था सर। तभी हमारे यहाँ लव मैरिज बंद है। लव मैरिज कहाँ बंद है सर? श्री राम हो रही है धड़ाधड़ लव मैरिज तो। किसी ने बंद नहीं की लव मैरिज, बंद है। बहुत सॉरी सॉरी, शुरू है, चालू है, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो कमालुद्दीन कुरुक 1308 ईस्वी में, ओहो, ललिता ने कहा है हिम्मत होनी चाहिए। इसमें तो हिम्मत की कहाँ जरूरत है बेटा। इसमें तो लड़का और लड़की राजी होनी चाहिए और हिम्मत की कोई जरूरत ही नहीं है। जाके कोर्ट में फेरे कर लो, काम खत्म। नहीं हो रही सर। सब जगह हो रही है, जयपुर में तो धड़ाधड़ हो रही है, रोज की कम से कम 20 50 100 शादियां हो रही है। होती है सर, घर वाले नहीं होने देते। अरे घर वालों को मनाओ। लव मैरिज में किसी के भी मम्मी पापा राजी नहीं होंगे। ना सर, मुझे तो करनी नहीं है। मानते ही नहीं है। क्यों नहीं मानते? मनाओ उनको। समझदार हो आप, समझाओ कि ऐसा ऐसा है। और जब लाइफ पार्टनर आप चुन रहे हो तो आप अब की बात क्यों कर रहे हो? वैदिक काल में यदि देखा जाए। नहीं बेटा, मेरा चैनल बंद करवाओगे क्या घर बोल के कि सर ने ऐसे बोला है? लेकिन मैं मारने मरने की धमकी देते हैं सर। सर ये बोलने के लिए हिम्मत भी चाहिए। नीरज कुछ नहीं रखा लव मैरिज में। मेरे हिसाब से तो मैरिज में ही कुछ नहीं रखा बेटा। सारा जीवन का जो आनंद है वो वैराग्य में है। श्री राम ने सही कहा कि सर इस विरमदेह की वजह से लड़कियों ने प्रपोज करना ही बंद कर दिया। आप कर दिया करो। सही है। मैरिज में कुछ नहीं रखा। बिना प्रेम के विवाह संभव नहीं है। मैं कह रहा हूं वैराग्य अच्छा है, क्योंकि मेरी शादी हो गई है तो शादी के बाद भी तो ऐसा कुछ नहीं। हाँ, अब बेचारे क्या करें, लड़कों को तो करना पड़ता है प्रपोज। लड़कियों को तो भाव खाने से फुर्सत नहीं मिलती, तो लड़के तो बेचारे हो गए, बेचारे उनको तो करना भी चाहिए। देखो वो कर दे, आप कर दो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ललिता ने कहा मैं भी वैराग्य में जाना चाह रही हूँ। वैराग्य के लिए क्या कर्म करना पड़ेगा? देखो मोक्ष के लिए 3 साधन चाहिए। अरेंज मैरिज एक समझौता है जिसे पूरी उम्र के लिए कर लेते हैं लोग। गलत। मेरी अरेंज मैरिज ही है।
चलो ठीक है। 1308 ईस्वी में क्या हुआ कि कमालुद्दीन कुरुग ने आक्रमण किया था। तो ये हेमंत कुमार ने कहा ईओ बन जाओ फिर लव मैरिज करना, शाहबाज कुछ बनो फिर घर वाले भी मान जाएंगे। देखो 1308 ईस्वी में सेनापति कमालुद्दीन कुरुग ने क्या कहा था? नहीं, समझौता नहीं, वो एक बहुत ही अच्छा एक्साइटमेंट होता है कि जब अरेंज मैरिज होती है तो एक समय टाइम पीरियड रहता है सगाई से शादी का। सगाई से शादी के मध्य जो टाइम है वो टाइम इतना अच्छा और इतना वो होता है कि आप आराम से अरेंज मैरिज को भी लव मैरिज में बदल सकते हो। और मेरे हिसाब से शादी करने के लिए शादी वो दो, एक गाड़ी के दो पहिए हैं जिनमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और यदि अंडरस्टैंडिंग है तो अरेंज मैरिज भी बहुत सक्सेसफुल है, और यदि अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो लव मैरिज भी सफल नहीं है। और वो अंडरस्टैंडिंग जब होती है जब दोनों के विचार मेल खाते हैं, और विचार अपने भारतीय संस्कृति में अक्सर मेल खाने ही लग जाते हैं। और ये पीरियड होता है जिसमें एक दूसरे को समझना होता है। पहले होता था गड़बड़ की अरेंज मैरिज में, क्या होता था पहले सगाई के बाद में लड़का और लड़की मिलते नहीं थे, सीधे शादी पे ही मिलते थे। तो शादी पे मिले तो वो उनको समझने का बात करने का कोई मौका नहीं। आजकल सगाई और शादी के बीच में इतना डिस्टेंस, इतना टाइम, इतना प्रॉपर टाइम मिलता है कि आप एक दूसरे को समझ सकते हो, और एक दूसरे को समझ के अपने जीवन के बारे में जो भी आपने मतलब कोई भी आपने सोच रखा है वो डिसाइड कर सकते हो कि अपने को जीवन को किस वे में किस रूप से ले जाना है। और यहाँ पर मुझे 1.5 साल का समय मिला था। नहीं, क्यों नहीं, आराम से घरवाले मिला के लाते हैं। आजकल तो बच्चों को भी पूछते हैं, घर वाले बुला के भी लाते हैं, और लड़का लड़की शादी सगाई में ही मिल जाती है, सगाई की रिंग सेरेमनी होती है। आजकल मिलाते हैं। चलो 1308 ईस्वी में क्या हुआ कि कमालुद्दीन कुरुग सेना लेकर आया, और कमालुद्दीन कुरुग सेना लेकर आया तो यह अब जालोर में आया। तो उसने क्या किया कि जालोर में आकर एक किले का घेरा डाला, और वह किला कौन सा था? सिवाना का किला। कि ये जालोर में आया तो उसने जालोर के किले पर आक्रमण नहीं किया। और जब जालोर के किले पर आक्रमण नहीं किया सरवन चौधरी को तो दादा ने डांट दिया कि मेरे तो दादों ने बोलियो कि मिल्लू से के तन ज्यादा। अरे दादा पापा मम्मी की उनकी जरूरत ही नहीं, आप खुद भी जाके मिल के आ सकते हो। आजकल संसाधन बहुत हो गए हैं। और आप बिना मिले रहोगे क्या? आप फॉरवर्ड हो, वर्तमान पीढ़ी तो बहुत फॉरवर्ड है। तो उसने क्या किया कि सिवाना के किले का घेरा डाल दिया। और सिवाना के किले पर 1308 ईस्वी में कमालुद्दीन कुरुग ने घेरा डाला था। ये बात करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। सर एक्सपीरियंसड है। अरे इसमें एक्सपीरियंस की कोई बात ही नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ मेरी तो अरेंज मैरिज हुई है, उसमें क्या एक्सपीरियंस चाहिएगा? घर वालों ने बहुत अच्छा देखा, देख के कहा बेटा जी ये लड़की है, देख लो, बात कर लो, कर लो। मैंने कहा करनी है। लव मैरिज में भी वैसे ही मिलनी है, अरेंज मैरिज में भी वैसे ही मिलनी है। कम से कम अरेंज मैरिज में एक सुख तो है कि फिर तो पहले सक्षम बनो, और सक्षम बनने के बाद शादी करना। ये बात करेंगे इस वीडियो की नेक्स्ट क्लास में। इसमें कोई डाउट हो तो पूछो आप। शादी तो होती रहेगी आपकी, चाहे लव मैरिज करो चाहे अरेंज मैरिज करो, टेंशन मत लो। कोई डाउट? शादी वाला ही डाउट है? अरे तो बेटा शादी वाला क्या डाउट है?
हो जाएगी शादी, जन्म मरण और प्रण शाश्वत सत्य है, और एक दिन हो जाएगी। मैं 10 दिन से मेवाड़ की क्लास के लिए मैडम मैंने बोल दिया है सर को, अब मैं तो बोल ही सकता हूँ, डालने का काम तो उनका है कि क्लास अपलोड वो ही करेंगे, अब मैं तो क्या कर सकता हूँ। मैं एक बार फिर बोल दूंगा, मैं रोज बोलता हूँ, और मेरे पास मैसेज है सर को किए हुए, और वॉइस मैसेज हैं जो मैंने सर को किए हैं कि सर मेवाड़ में भीम सिंह से आगे की क्लास अपलोड कर दो, बच्चों के पास क्लास नहीं है। और जब सर नहीं डालेंगे तो आप टेंशन मत करो, एक दिन मैं लास्ट में पढ़ा दूंगा। कोई भरोसा नहीं है सर, आजकल तो कई लोग ही पितर बन जाते हैं। अरे बेटा तेरे को नहीं बनने दो पितर, तू मेरे से आके मिल लेना जयपुर। तू क्यों इतनी टेंशन ले रहा है, शादी एक छोटा सा काम है, तू ही ऐसे दुखी हो जाएगा। सुन जाएंगे आज, पक्का सुनेंगे, आज मैं बोलूंगा थोड़ा सा आके लाउडली बोलूंगा, पक्का सुनेंगे। ठीक है, बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सेव करोगे सेव? चलो रुक।